Hello, everybody. We are doing the last part of this particular chapter, that is chapter number 3, and this is going to be a completion of this chapter. Okay, so let's get started. Come to page number 3.52. पेज नंबर 3.52 पे आ जाइए. इवन इफ़ यू डोंट हैव योर मॉड्यूल, अगर आपके पास में अभी मॉड्यूल नहीं है तो भी आप स्क्रीन को रेफ़र कर सकते हो. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. सो अभी हम स्टार्ट करने वाले टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल के बारे में. इंटरनल कंट्रोल्स यानी जो कंपनी ने लगाए होते हैं, है ना, उसको टेस्ट करना एज एन ऑडिटर. सो देखो, ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को देखना है, इस पैराग्राफ में क्या दिया है कि ऑडिटर को ये देखना है कि वेदर जो भी कंपनी ने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स लगाए हैं क्या वो एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं या नहीं, क्या वो एक्चुअल में ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. वो इस चीज़ को टेस्ट करेगा. कौन? ऑडिटर, है ना. एक्चुअल टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम. दिस ही डज ऑन अ सिलेक्टिव बेसिस. ही कैन plan this testing in such a manner that all the important areas are covered. तो वो प्लान करेगा, है ना, टेस्ट, ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टेस्ट करने के लिए ही विल मेक अ प्लान. ऐसा प्लान बनाएगा कि सारे एरियाज कवर हो जाएंगे. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कैसे परफॉर्म किए जाते हैं देखो. एक तो डिज़ाइन कैसा हुआ है अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, और ऑपरेशन कैसा है इंटरनल कंट्रोल का थ्रू आउट द पीरियड यानी ऑडिट का जो पीरियड है प्रीवियस ईयर दैट इज़. तो उसमें उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का डिज़ाइन कैसा है और ऑपरेट कैसा कर रहा है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. ओके, सो दीज टू थिंग्स आर परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में क्या सारी चीज़ें होती है. सो देखो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में टेस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है. कंट्रोल एनवायरनमेंट के जो भी एलिमेंट्स हैं जो हमने देख रखे हैं वो सारे टेस्ट किए जाते हैं, है ना, ताकि ऑडिटर का जो एक कंट्रोल रिस्क होता है ना वो कम हो जाए. ठीक है, जो एक कंट्रोल रिस्क होता है वो कम हो जाए. सम ऑफ द प्रोसीजर्स परफॉर्म टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग may not have been specifically planned. कुछ ऐसे हो सकते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स जो प्लान नहीं किए हैं ऑडिटर ने, लेकिन उन्होंने परफॉर्म किए हैं. क्यों? टेस्ट करने के लिए कंट्रोल्स तो हो सकता है, ठीक है, बट मे प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस अबाउट द इफेक्टिवनेस. अगर हमें ऑडिट एविडेंस मिल रहा है तो दो हमने कुछ चीज़ें, कुछ प्रोसीजर्स प्लान नहीं किए बट तो भी हमने परफॉर्म कर दिया, तो क्या ही दिक्कत है. फॉर एग्जांपल जैसे इंक्वायरी कर ली हमने, दो हमने ऑडिट प्लान में नहीं मेंशन करा था या फिर हमने प्लानिंग नहीं किया था कि वी आर गोइंग टू इंक्वायर, बट हमने सिचुएशन देख के अगर हमें ऑडिट एविडेंस मिल रहा है, उस चीज़ के बारे में पता चल रहा है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में, तो वाई नॉट. करेक्ट, that is what is told here. For example, obtaining the understanding of the accounting and internal control system related to cash. So the auditor may have obtained audit evidence about the effectiveness of the bank reconciliation by the inquiry. तो auditor ने cash के बारे में inquiry audit procedure use कर लिया, observation कर लिया, ठीक है, fine, इसमें इतना कुछ है नहीं. When the auditor concludes that procedures to obtain the understanding of the accounting and internal control system also provide audit evidence about suitability of design. तो अगर उसे ऑडिटर को लगता है कि जो ऑडिट एविडेंस है देखो, when the auditor concludes that procedures performed to obtain the understanding, जो भी प्रोसीजर्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को या फिर अकाउंटिंग सिस्टम को समझने के लिए यूज़ किए गए हैं, जो भी प्रोसीजर्स, अगर वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की इफेक्टिवनेस के बारे में, डिज़ाइन के बारे में, ऑपरेशन के बारे में पता लग रहा है, तो ऑडिटर कैन डू दैट. द ऑडिटर मे यूज़ दैट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइडेड इट इज़ सफिशिएंट.
ओके। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है वो हम देखेंगे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, देखो इंस्पेक्शन, मैं आपको एक समराइज वे में बताती हूँ। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड होता है, इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन होता है, रीपरफॉर्मेंस होता है। ऑब्वियसली ये सब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को लेके है। टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑपरेटिंग ऑन स्पेसिफिक कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन। अभी कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन में जैसे आपने पासवर्ड्स डाल दिए, एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि जिसके पास पासवर्ड है वही वो पर्टिकुलर फाइल ओपन कर सकता है फॉर एग्जांपल। सो दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड टेस्टिंग हो सकता है इंटरनल कंट्रोल। दैट इज वन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, राइट, पासवर्ड लगाना। तो ये सारी चीज़ें टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आता है। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो गया, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, ये सब क्या है, ये सब ऑडिट प्रोसीजर्स है इन ऑर्डर टू टेस्ट द कंट्रोलिंग सिस्टम। अभी जब ऑडिटर ऑडिट एविडेंस लेता है ना, फाइंड करता है इंटरनल कंट्रोल के बारे में, तो ऑडिटर सिर्फ फाइंड नहीं करेगा, वो देखेगा कि क्या वो जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाया है क्या वो कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर अप्लाई होता है या नहीं होता है। अगर कोई डेविएशन यानी कोई अलग चीज़ उसको दिखाई दे रही है कि अरे 2-3 साल में तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट ही नहीं हुआ था फॉर एग्जांपल, तो वो उस हिसाब से क्या करेगा, उस हिसाब से अपने भी जो ऑडिट स्ट्रैटेजी है उसको चेंज करेगा। द ऑडिटर देन इंश्योर्स दैट द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अप्रोप्रिएटली कवर सच अ पीरियड ऑफ चेंज। अभी सपोज कोई पिछले साल में कोई चेंज हुआ था, फॉर एग्जांपल की पर्सन यानी कि की मैनेजमेंट जो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है कंपनी के लिए, वो चेंज हो गया था, ठीक है, उसकी वजह से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कोई डिफरेंस आ गया, डेविएशन आ गया, यानी जिस चीज़ के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाया था वो तो ऑपरेट नहीं हो रही है, तो दैट इज़ नथिंग बट अ डेविएशन। तो अगर ऐसे कुछ हुआ तो ऑडिटर को ये ध्यान में रखना है कि जो मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगा रहा हूँ, जो मैं कंट्रोल को टेस्ट करने के लिए प्रोसीजर यूज़ कर रहा हूँ, वो जो पीरियड चेंज हुआ था, जिस पीरियड में चेंजेस हुए थे, क्या उसको भी कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। गॉट इट। उस रिजल्ट्स के बेसिस पे कि चेंजेस हुए हैं वॉट एवर, उस रिजल्ट्स के बेसिस पे कंट्रोल रिस्क भी असेस होगा। पहले जो कंट्रोल रिस्क असेस हुआ था, अब जो समझ में आया है कि चेंज हुआ है पीरियड में, तो उसके अकॉर्डिंगली कंट्रोल रिस्क भी चेंज होगा, है ना। उसको कंट्रोल रिस्क को असेस करने के तरीके भी चेंज हो जाएंगे। तो यस, उसके अकॉर्डिंगली जो हम जिस तरीके से कंट्रोल रिस्क को इवैल्यूएट करेंगे वो भी क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, है ना, चेंजेस आ जाएंगे, राइट। नेचर टाइमिंग एक्सटेंड में चेंजेस आ जाएगा, जो भी प्रोसीजर्स हम लगा रहे हैं उसके नेचर टाइमिंग एक्सटेंड में चेंजेस आने लगेंगे। कंक्लूजन देने के पहले ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर कंसिडर वेदर द असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क इज कन्फर्म्ड। तो क्या हमने जो असेसमेंट लगाना है क्या वो कन्फर्म है, वो चेक करेंगे, है ना। कोई डेविएशन हो गए तो डेफिनेटली ऑडिटर वुड मेक स्पेसिफिक इंक्वायरीज। ऑडिटर इंक्वायरीज करेगा अगर उसे लगता है कि कंट्रोल रिस्क के असेसमेंट में कुछ चेंजेस है ना, जिससे वो क्या कर सकता है, प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ कंट्रोल इज़ नॉट सपोर्टेड, ही वुड अमेंड द सेम। अगर हमने ऑडिट में जाने से पहले उसको बोलेंगे प्रिलिमिनरी, अगर हमने प्रिलिमिनरी असेसमेंट जो किया था अगर वो नहीं सपोर्ट कर रहा है यानी वो अलग है, चेंजेस की वजह से अभी वो यूज़ नहीं हो रहा है, तो हम अमेंड करेंगे, हम चेंजेस लाएंगे, राइट। हमारा जो भी असेसमेंट था उसमें चेंजेस लाएंगे, ठीक है। वेदर द ऑडिटर कंक्लूड्स असेस्ड रिस्क नीड्स टू बी रिवाइज्ड, ही वुड मॉडिफाई। ये सेम है, ये जो हमने ऊपर पढ़ा ना पैराग्राफ, सेम वही है, तो नो नीड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन दैट। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ऑटोमेशन आप सबको पता है ना, जिसमें मैनुअल इंटरवेंशन कम होता है या फिर नहीं होता है, ऑटोमेटेड होती है चीज़ें, है ना, अपने आप चलती है। तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट यानी क्या, एक ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट जहाँ पे जो भी प्रोसेस होते हैं, जो भी ऑपरेशन होते हैं, अकाउंटिंग होता है, इवन डिसीजंस जो भी होता है वो कंप्यूटर सिस्टम ले लेता है, कंप्यूटर सिस्टम कर लेता है, ठीक है। क्या कर लेता है, प्रोसेस कर लेता है, ऑपरेट कर लेता है, अकाउंटिंग कर लेता है, डिसीजन ले लेता है। इसको इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहा जाता है या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत कॉमन है आजकल कि कंप्यूटर सिस्टम हर जगह बिजनेस में यूज़ हुए जाते हैं। दैट्स ऑल इन दिस पैराग्राफ। अब हम लोग सीखेंगे कि व्हाट आर द की फीचर्स, ऐसे ऑटोमेटेड बिजनेस एनवायरनमेंट के की फीचर्स क्या है ना। तो इन्होंने बोला है कि एक बहुत बेसिक यानी फंडामेंटल
प्रिंसिपल है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का कि टू कैरी आउट द बिजनेस विथ लेस मैनुअल इंटरवेंशन। तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का एक फीचर है कि कम से कम मैनुअल इंटरवेंशन होना चाहिए और सिस्टम ड्रिवन ज़्यादा होना चाहिए, यानी सिस्टम काम करना चाहिए। ठीक है, अभी जो बिजनेस एनवायरनमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी जैसे ट्रांजैक्शन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, वो डिपेंड करता है ऑटोमेशन के लेवल पे। यानी क्या कि अगर बिजनेस एनवायरनमेंट ज़्यादा ऑटोमेटेड है तो हो सकता है कि वो क्या है, बिजनेस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इतना दिया है वो पैराग्राफ में। आगे क्या है कि की फीचर्स देखेंगे अभी हम लोग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के, जैसे कि इनेबल्स फास्टर बिजनेस ऑपरेशन। ये तो हम एक कॉमन सेंस के तौर पे भी लिख के आ सकते हैं एग्जाम में कि ज़्यादा फास्ट बिजनेस ऑपरेट होगा क्योंकि टाइम सेव होगा, क्योंकि मैनुअल इंटरवेंशन कम है। एक्यूरेसी रहेगी, है ना, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने की एबिलिटी है कंप्यूटर के पास। इंटीग्रेशन अमॉन्ग्स्ट बिजनेस ऑपरेशन, बेटर सिक्योरिटी कंट्रोल होगा, है ना, लेस ह्यूमन एरर्स होंगे, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटी होगा। आप ये रीड करो, 1 मिनट रीड करो ये सब। ओके, ठीक है। अभी देखो, इफ़ अ कंपनी यूजेस, अगर कंपनी ने कोई इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज सोर्स प्लानिंग सिस्टम, यानी जैसे ईआरपी आप सब लोगों ने देखा होगा, है ना, ईआरपी जैसे कि सैप हो गया, ओरेकल हो गया, तो हम ये समझेंगे कि वो बिज़नेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, ऑडिट के लिए बिज़नेस कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर कंपनी ऑफ द शेल्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है तो कम ऑटोमेट, देन इट इज़ लाइकली टू बी लेस ऑटोमेटेड एंड हैंस लेस कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट। तो जहाँ पे कम ऑटोमेशन है वहाँ पे कम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, कम ऑटोमेशन, कम कॉम्प्लेक्सिटी of the business transactions. Next, this can come for MCQ, huh? This one. Next, understanding and documenting automated environment. अब एज एन ऑडिटर हमें कैसे समझना है और हमें कैसे डॉक्यूमेंट करना है, यानी लिख के लेना है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के बारे में। सो देखो, जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, ऑडिट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो ऑडिटर को क्या समझना चाहिए, एंटिटी और उसका बिजनेस समझना चाहिए, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हुई है। करेक्ट है। अभी जब हम एंटिटी को समझते हैं, किसी बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझते हैं, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग हाउ आउट आईटी डिपार्टमेंट इज़ ऑर्गेनाइज्ड, तो हमें आईटी एक्टिविटीज़ यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट कैसा चलता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक्टिविटीज़ क्या क्या है, उसके डिपेंडेंसीज किस पे डिपेंडेंट है, रिस्क क्या है उसमें, कंट्रोल सिस्टम क्या है, ये सब जानना हमें चाहिए ही। ठीक है, एज एन ऑडिटर। गिवन बिलो आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट एन ऑडिटर शुड कंसिडर। तो क्या क्या ऐसे पॉइंट्स है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स है जो ऑडिटर को समझना चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कंपनी का ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो आप बाकी भी कर सकते हो, लेकिन दीज आर द थिंग्स जो होना ही चाहिए, समझना ही चाहिए ऑडिटर को। अब देखो, इंफॉर्मेशन सिस्टम बीइंग यूज्ड, यानी कौन से एप्लीकेशन यूज़ किए गए हैं, वो एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, उनका पर्पस क्या है, लोकेशन क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम का, लोकल है या ग्लोबल है, आर्किटेक्चर कैसा है, यानी डेस्कटॉप बेस्ड है, क्लाइंट सर्वर है, वेब एप्लीकेशन है, क्लाउड बेस्ड है, क्या है, वर्जन कौन सा है, फंक्शंस एंड रिस्क कुड वेरी इन डिफरेंट वर्जन्स। करेक्ट है, क्योंकि अलग अलग वर्जन्स में अलग अलग रिस्क होगा, जितना अपडेटेड वर्जन होगा उतना रिस्क कम होगा। इंटरफेस कैसा है ना, इन हाउस है, यानी कि खुद से ओनरशिप, खुद मैन्युफैक्चर बिल्डअप किया है वो सिस्टम, या किसी से लिया है, किसी से ख़रीदा है पैकेज में। आउटसोर्स एक्टिविटीज़, यानी बाहर से कोई एक्टिविटीज़ आप हायर कर रहे हो, जैसे कि आईटी मेंटेनेंस या सपोर्ट। की पर्सन्स, ओके, read this 1 minute.
ऑलराइट। अब ये जो भी आपने समझा है, आप ऑडिट कर रहे हो, यू आर गेटिंग द अंडरस्टैंडिंग कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम कैसा है एंटिटी का, तो आपको उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, लिख के लेना चाहिए आपके वर्किंग पेपर्स में कि व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन दिस एंटिटी, हाउ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्क्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इट, वॉट एवर यू कम अक्रॉस। नेक्स्ट, रिस्क अराइजिंग। अभी आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, आप मतलब कंपनी यूज़ कर रहा है, तो उसमें रिस्क तो रहेगी ही, राइट। तो ऑडिटर को समझना चाहिए ये चीज़ें, अंडरस्टैंड द रिस्क। ऑडिटर को रिस्क समझना चाहिए कि क्या सारे रिस्क है जो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम से हो सकते हैं, अराइज हो सकते हैं। सो गिवन बिलो सम ऑफ सच रिस्क। तो ऐसे कुछ कुछ रिस्क देखो क्या है, जैसे कि इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, कि डेटा जो प्रोसेस हो रहा है कंप्यूटर सिस्टम में ऑटोमेटिकली वो एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, गलतियां है उसमें। अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू डेटा, डेटा को जिन लोगों को अथॉरिटी मिलनी चाहिए थी देखने की, उनको तो मिल रही है लेकिन बाकी लोगों को भी मिल रही है, तो ये अनऑथोराइज्ड एक्सेस है। डायरेक्ट डेटा चेंजेस, डायरेक्ट चेंजेस किए जा रहे हैं बैकएंड पे, ठीक है। एक्सेसिव एक्सेस या फिर प्रिविलेज्ड एक्सेस, ठीक है। लैक ऑफ एडिक्वेट सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन नहीं है ड्यूटीज़ में, यानी जो पर्सन बुक मेंटेन कर रहा है वही पर्सन सिस्टम को भी मेंटेन कर रहा है। अनऑथोराइज्ड चेंजेस टू सिस्टम, सिस्टम को अनऑथोराइज्ड बिना पूछे चेंजेस हुए जा रहे हैं, बिना ऑथोराइज्ड पर्सन से पूछे बिना या फिर उनके परमिशन के बिना। फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस, लॉस ऑफ डेटा। Read this 1 minute. What is this question? कि what are some risk arising from use of IT systems? Can come in exam. So read this. देखो इसमें से एटलीस्ट 4 to 5 तो भी लर्न कर लेना, ओके, सेम एज इट इज, ओके। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क। अभी ये जो रिस्क हमने देखे ऊपर, उनका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। तो देखो जो रिस्क देखे हैं ना, वो उन पे कुछ एक्शंस लेने चाहिए, वो मिटिगेट होने चाहिए, सॉल्व होने चाहिए वो रिस्क, है ना। अगर रिस्क नहीं सॉल्व होते हैं तो ये ऑडिट पे इम्पैक्ट गिरेगा। अगर वो रिस्क मिटिगेट नहीं होते हैं तो ऑडिट पे उसका इम्पैक्ट आएगा। इम्पैक्ट ऑन सब्सटेंटिव चेकिंग, तो चेकिंग जो हम लोग करते हैं एज ऑडिटर, उस पे इम्पैक्ट आएगा। क्या आएगा? अभी जो हम क्या एज एन ऑडिटर हम क्या करेंगे, जो सिस्टम में डेटा दिया है उसी हिसाब से हम चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल एंट्रीज है, ट्रांजैक्शंस है, जो भी सिस्टम में दिया है, लेकिन अगर वो एंट्रीज ही इनएक्यूरेट है तो क्या हो जाएगा, हम उस डेटा पे रिलाई नहीं कर पाएंगे, करेक्ट है। अगर हमें ऐसा पता चला कि एक पर्टिकुलर एंट्री इनएक्यूरेट है, तो कैन वी रिलाई ऑन द सच काइंड ऑफ सिस्टम? नो ना, रिलायंस ही नहीं है डेटा पे, फिर हम कैसे रिलाई कर ले। तो ये इम्पैक्ट गिरता है ऑडिट में कि हम लोग जो चेक कर रहे हैं तो एक नॉन रिलायंस हो जाता है डेटा पे। तो इन सच केस सारा इंफॉर्मेशन, सारा डेटा, रिपोर्ट्स, ये सारे कैसे हैं, इन सबको टेस्ट करना चाहिए। अगर हमें समझ में आता है कि कुछ नॉन मिटिगेटेड रिस्क है, तो हमें जो भी इंफॉर्मेशन है, डेटा है, रिपोर्ट्स है, उनको थरली पूरी तरीके से टेस्ट करना चाहिए कि क्या ये कंप्लीट है, क्या ये एक्यूरेट है, करेक्ट है। तो ये एक ज़्यादा इंक्रीज्ड चेकिंग करना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि अभी रिस्क है ना, रिस्क है तो हमें ज़्यादा चेकिंग करना पड़ेगा। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिटेल्ड चेकिंग करना पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट है कि डिटेल्ड चेकिंग करना पड़ेगा। फिर कंट्रोल्स पे क्या इम्पैक्ट गिरता है, अभी क्या हो गया है, नॉन रिलायंस हो गया। तो नॉन रिलायंस यानी हम विश्वास भरोसा नहीं कर सकते हैं इन ऑटोमेटेड कंट्रोलिंग सिस्टम पे, करेक्ट है। हम कैलकुलेशंस पे भरोसा नहीं कर सकते, प्रोसीजर्स पे भरोसा नहीं कर सकते जो ऑलरेडी है, करेक्ट है। तो ये कुछ नहीं, हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, एडिशनल ऑडिट वर्क करना पड़ेगा। तो दो चीज़ें होगी, एक तो डिटेल चेकिंग करना पड़ेगा और दूसरा क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, अभी ज़्यादा ऑडिट वर्किंग करना पड़ेगा। इम्पैक्ट ऑन रिपोर्टिंग, अकॉर्डिंगली ऑब्वियस सी बात है कि रिपोर्टिंग पे भी आएगा इम्पैक्ट,
है ना, मॉडिफिकेशन ऑफ रिपोर्टिंग हो जाएगा। मॉडिफिकेशन यानी क्या कि ट्रू एंड फेयर नहीं है ना, ट्रू एंड फेयर नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का व्यू, है ना, क्यों, क्योंकि कंट्रोलिंग सिस्टम ही इनका रिस्की है, तो रिपोर्टिंग पे भी आएगा इम्पैक्ट। तो इन 3 चीज़ों पे इम्पैक्ट आएगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। किन तरह के कंट्रोल्स होते हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट? तो एक जनरल आईटी कंट्रोल होता है जो जनरली लगते ही है, एप्लीकेशन कंट्रोल होता है दूसरा, और तीसरा क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट कंट्रोल्स। ठीक है, तो हम इन तीनों को अभी डिटेल में देखने वाले हैं। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस सी व्हाट आर द जनरल आईटी कंट्रोल्स। जनरल आईटी कंट्रोल्स क्या है? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है दैट रिलेट टू मेनी एप्लीकेशंस एंड सपोर्ट द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल्स। तो जनरल आईटी कंट्रोल्स कुछ नहीं है, वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है जो एप्लीकेशन और सपोर्ट को क्या करता है, कंट्रोल्स है ना ये। तो एप्लीकेशंस जो हम देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम में उसको कंट्रोल करता है। तो जनरल आईटी कंट्रोल्स दैट मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो भी इंफॉर्मेशन है ना सिस्टम में, एप्लीकेशन में, उसको सिक्योर करता है और इंफॉर्मेशन की इंटीग्रिटी बरकरार रखता है। तो देखो किस पे, लेकिन किन चीज़ों की इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी? तो देखो डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस की, प्रोग्राम चेंज की, एक्सेस सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिस्टम का एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, यानी बिजनेस एप्लीकेशन, किसी बिजनेस एप्लीकेशन को एक्वायर किया, उसको डेवलप किया, उसको मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें आती है जनरल आईटी कंट्रोल में। कि जो डेटा सेंटर है उसको कंट्रोल करना, प्रोग्राम को अननेसेसरी चेंजेस नहीं होने चाहिए, है ना, सिक्योरिटी मेंटेन होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जनरल आईटी कंट्रोल में आती है। तो अभी क्या दिया है उन्होंने, ये आईटी कंट्रोल्स है, करेक्ट है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आईटी, ये जनरल आईटी कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं और ये कॉमनली यूज़ होते, कॉमनली अप्लाई होते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन पे, बिजनेस प्रोसेसेस पे। हेंस जनरल आईटी कंट्रोल्स आर नोन एज परवेसिव कंट्रोल्स और इनडायरेक्ट कंट्रोल्स। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि जनरल आईटी कंट्रोल्स को परवेसिव यानी एक्टिव का अपोजिट है परवेसिव कंट्रोल या फिर इनडायरेक्ट कंट्रोल कहा जाता है। डायरेक्ट कंट्रोल है क्या जनरल आईटी? नहीं है, ये एक इनडायरेक्ट कंट्रोल है। नेक्स्ट, कंट्रोल्स ओवर डेटा सेंटर नेटवर्क ऑपरेशंस। अभी जो भी हमने ऊपर देखी ये सारी चीज़ें, इनको इन्होंने डिटेल में दिया है, पढ़ लेते फटाफट से। कंट्रोल्स ओवर डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशन यानी क्या? ठीक है, अभी देखो ये जो कंट्रोल्स है डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशन पे, ये क्यों है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि ताकि जो प्रोडक्शन सिस्टम्स है ना, प्रोडक्शन सिस्टम्स है वो ऑब्जेक्टिव को मीट करे। टू इंश्योर दैट प्रोडक्शन सिस्टम्स आर प्रोसेस टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। अभी हम ऑडिट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो डेफिनेटली वी आर ओनली कंसर्न विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की चीज़ें, राइट। तो जो भी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने का सिस्टम्स है तो वो क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को लेके प्रोसेस किया गया है। जो भी डेटा है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव को लेके प्रोसेस किया गया है। सो इनमें क्या है, इनमें क्या क्या चीज़ें आती है? ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एक्टिविटीज़, जो भी बैच जॉब्स है उनको प्रिपेयर करना, स्केड्यूल करना, एग्जीक्यूट करना, है ना, मॉनिटर करना, स्टोरेज के बारे में, बैकअप के बारे में, बैकअप कैसा स्टोर किया गया है, ये सारी चीज़ें आती है। ये कंट्रोल्स कैसे है, ये दीज कंट्रोल्स ऑल्सो हेल्प इन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस एंड नेटवर्क्स। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटाबेस है, नेटवर्क्स है, इन सबको मॉनिटर करने के लिए कंट्रोल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान या फिर डिज़ास्टर रिकवरी प्लान, इन ये जो भी रिलेटेड मैटर्स है विच डील विद द रिकवरी फ्रॉम फेल्यूर्स। कभी कभी होता है ना कि बैकअप नहीं हो पाता है और पावर फेल्यूर की वजह से सब चीज़ें
चली जाती है सिस्टम में, डेटा में, तो ये रिकवर करने के जो भी मैटर है उनको बोलते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान या फिर डिज़ास्टर रिकवरी प्लान। तो ऑल्सो टेक केयर ऑफ बाय सच टाइप ऑफ, यानी ये जो कंट्रोल्स है डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशन, तो ये उनका भी ध्यान रखता है कि किस तरह से रिकवर हो सकता है डेटा ये फेल्यूर की वजह से। प्रोग्राम चेंजेस यानी क्या कि एंश्योर दैट मॉडिफाइड सिस्टम्स कंटिन्यू टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी क्या कि अगर आपने कोई भी प्रोग्राम है आपके कंप्यूटर में, तो उस प्रोग्राम को अगर आपने चेंज किया है तो मेक श्योर कि वो जो चेंजेस किए हैं वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हिसाब से होने, मतलब उसके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही होना चाहिए, है ना। इट शुड कंटिन्यू टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है, जैसे कि चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, रिकॉर्ड करना, मैनेज करना, ट्रैक करना चेंजेस रिक्वेस्ट को, मेकिंग एंड टेस्टिंग द चेंजेस। ओके। एक्सेस सिक्योरिटी, अभी जो इस टाइप के कंट्रोलिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है वो है टू इंश्योर दैट एक्सेस टू प्रोग्राम्स एंड डेटा इज ऑथेंटिकेटेड एंड ऑथोराइज टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ये तीनों केसेस में ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स मीट होने ही चाहिए, करेक्ट है। तो उसी ऑब्जेक्टिव से ये कंट्रोलिंग सिस्टम बनाया गया है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती है एक्सेस सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी को ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, सिक्योरिटी पॉलिसी प्रोसीजर्स आते हैं, एप्लीकेशन का सिक्योरिटी आता है, डेटा का सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम का सिक्योरिटी, नेटवर्क का सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी एक्सेट्रा। ऑलराइट। सिक्योरिटी किससे, हैकिंग से या फिर अनऑथराइज चेंजेस से या फिर एनी सच काइंड ऑफ थिंग, डिलीशन हो गया किसी डेटा का या फिर वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट, एप्लीकेशन सिस्टम का एक्वायर करना, डेवलप करना, मेंटेन करना। इसमें क्या है, अगेन ये ऐसे डेवलप होने चाहिए, ऐसे कॉन्फ़िगर और इम्प्लीमेंट होने चाहिए कि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को मीट करें, है ना। इनमें क्या क्या चीज़ें आती है, ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना, एनालाइज और डिज़ाइन करना, कंस्ट्रक्ट, टेस्ट और क्वालिटी अश्योरेंस, ये सारी चीज़ें किस में आती है, एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन कंट्रोल्स, यानी जो भी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं ना बिजनेस को चलाने के लिए, उनके कंट्रोल्स। तो इनमें दोनों आते हैं, ये एमसीक्यू के लिए याद रखना, ऑटोमेटेड और मैनुअल कंट्रोल्स भी आते हैं, ठीक है। ऑटोमेटेड एप्लीकेशन कंट्रोल्स जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी होते हैं, जैसे कि ईआरपीस हो गए, है ना। और वो क्या होता है कि जो भी डेटा है ना सिस्टम में वो कंप्लीट है, एक्यूरेट है, इंटीग्रिटी मेंटेन होती है उससे, इन सब चीज़ों को हेल्प करता है कौन, ऑटोमेटेड एप्लीकेशन। एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे कि एडिट चेक्स, वैलिडेशन ऑफ इनपुट डेटा, सीक्वेंस नंबर चेक्स, यूज़र लिमिट चेक, रीजनेबल चेक, मैंडेटरी डेटा फील्ड्स। तो ये ऑटोमेटेड एप्लीकेशंस के एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे देखो ऑटोमेटेड एप्लीकेशन के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल यानी क्या, अभी देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक मिनट, ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट कंट्रोल्स, ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली मैनुअल कंट्रोल्स होते हैं जो कि मेक यूज़ ऑफ सम फॉर्म ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन और रिपोर्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आईटी सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस। तो ये क्या करते हैं, जो भी आईटी सिस्टम में से रिपोर्ट या डेटा जनरेट होता है, जो भी एप्लीकेशंस में से डेटा जनरेट होता है, वो यूज़ करके मैनुअल कंट्रोल्स लगाते हैं, ठीक है। इवन दो कंट्रोल मैनुअली परफॉर्म किया जाता है, ये डिज़ाइन और इफ़ेक्टिवनेस जो होता है वो सोर्स डेटा पे बेस्ड होता है कि डेटा कहाँ से मिल रहा है, उस पे ये कंट्रोल्स बेस्ड होता है। इफ़ेक्टिवनेस और रिलायबिलिटी ऑफ ऑटोमेटेड एप्लीकेशन कंट्रोल्स रिक्वायर द जनरल आईटी कंट्रोल्स टू बी इफ़ेक्टिव। तो अगर आपको आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स इफ़ेक्टिव चाहिए है तो आपको जनरल आईटी कंट्रोल्स भी इफ़ेक्टिव होने चाहिए उस
उस कंट्रोलिंग के लिए, ठीक है। इफ़ IT डिपेंडेंट कंट्रोल्स आर टू बी इफेक्टिव, जनरल IT कंट्रोल्स आर ऑल्सो टू बी इफेक्टिव। वो जब इफेक्टिव होगा जनरल IT कंट्रोल्स, तभी IT डिपेंडेंट कंट्रोल्स इफेक्टिव होंगे। ऑलराइट, यहाँ पे देखो डिफरेंशिएट दिया है कि जनरल IT कंट्रोल्स वर्सेस एप्लीकेशन कंट्रोल्स। इन्होंने क्या बोला है कि ये जो दोनों IT कंट्रोल सिस्टम्स हैं, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। MCQ में आ सकता है। Relationship between these both is such that general IT controls are needed to support the functioning of application controls. जो application controls है उनके functioning के लिए general IT लगते हैं, and both are needed to ensure complete and accurate. तो application controls भी और general IT controls ये दोनों लगते हैं in order to check the completeness and accuracy of the information, ठीक है। All right, general IT controls are needed to support the application controls, okay, and both are required in order to ensure the completeness and accuracy of the information, okay, these two things are there. अभी automated environment के कुछ टेस्ट करने के मेथड्स हैं, वो क्या है वो हम देखेंगे। तो 4 टाइप ऑफ मेथड्स है, 4 टाइप्स ऑफ ऑडिट टेस्ट जो यूज़ करने चाहिए वो क्या क्या है देखो। वो है इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस। इसको हम डिटेल में देखेंगे। इंक्वायरी क्या है, एक काफ़ी इफ़िशिएंट वे है टेस्टिंग का, ठीक है, इफ़िशिएंट वे है हिंस, और लेकिन ये सबसे कम ऑडिट एविडेंस देता है। क्यों? क्योंकि अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट को कुछ चीज़ों के बारे में पूछ रहे हो, तो हो सकता है कि मैनेजमेंट उसको फैब्रिकेट करके आपको बताए, है ना, जो रियल में है वो नहीं बताए, मतलब कुछ भी बता सकते हैं ना मैनेजमेंट। तो इसलिए वो एक सबसे कम रिलायंस रखने वाला ऑडिट एविडेंस हो जाता है, ठीक है। ऑलराइट, इसलिए उन्होंने बोला है कि इंक्वायरी हमेशा किसी और ऑडिट प्रोसीजर के साथ में ही कंबाइन करके यूज़ करना चाहिए। अकेले इंक्वायरी सफिशिएंट नहीं होता है। रीपरफॉर्मेंस क्या है, मोस्ट इफ़ेक्टिव है, मोस्ट इफ़ेक्टिव टेस्ट है, और ये बेस्ट ऑडिट एविडेंस देता है। क्या? रीपरफॉर्मेंस, यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई कैलकुलेशन किया है कंपनी ने, हम वो कैलकुलेशन को फिर से कैलकुलेट करते हैं इन ऑर्डर टू सी वेदर अपना आंसर उनका आंसर मैच हो रहा है या नहीं। तो दिस इज़ नथिंग बट अ रीपरफॉर्मिंग द परफॉर्मेंस दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डन बाय द कंपनी। ऑलराइट, हावेवर अगर आप रीपरफॉर्मेंस को चूज़ करते हो तो उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। जनरली ये क्या बोलते हैं कि इंक्वायरी को अगर आप इंस्पेक्शन के साथ में करो तो ये मोस्ट इफेक्टिव ऑडिट एविडेंस मिलता है, ठीक है। हावेवर विच ऑडिट टेस्ट टू यूज़, कब और कैसे यूज़ करना चाहिए, ये एक प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करता है ऑडिटर के, ठीक है। और रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट, कितना एविडेंस चाहिए, हिस्ट्री क्या है मिस्टेक्स एरर्स का, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है बिजनेस का, इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। ऑडिटर ने ये क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंट करना चाहिए द नेचर ऑफ टेस्ट अप्लाइड। जो भी प्रोसीजर ऑडिटर उसके जजमेंट के थ्रू अप्लाई करता है उसको उसने क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंट करना चाहिए अपने वर्किंग पेपर्स में। कुछ कॉमन मेथड्स है टेस्ट करने के ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में, वो क्या क्या है वो देखो। ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एन ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन इज प्रोसेस्ड बाय डूइंग अ वॉक थ्रू ऑफ एंड टू एंड ट्रांजैक्शन, यानी कैसे ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी आप स्टार्टिंग टू एंड, मतलब स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द रिकॉर्डिंग टिल द फाइनलाइजेशन टिल द रिपोर्टिंग, आप देखो कि वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कैसे मूव ऑन होता है ना। आप उसके लिए इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन की मदद ले सकते हैं कॉम्बिनेशन में। आगे ऑब्जर्व हाउ अ यूज़र प्रोसेस ट्रांजैक्शंस अंडर डिफरेंट सिनेरियोज, ठीक है, कोई यूज़र कैसे उस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर रहा है अलग अलग सिनेरियो में, वो देखो। इंस्पेक्ट द कॉन्फ़िगरेशन डिफाइंड इन एन एप्लीकेशन, तो जो भी एप्लीकेशन सपोज यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर में, वो एप्लीकेशन कैसे कॉन्फ़िगर हुआ है उसको इंस्पेक्ट कीजिए। आगे क्या है, जहाँ पे जनरल IT कंट्रोल्स नहीं है
है ना, लेकिन है और इनइफेक्टिव है। तो ऑडिटर ने देखना चाहिए कि उन पर्टिकुलर रिस्क का क्या इम्पैक्ट हो सकता है ऑडिट के लिए, है ना, और एक कोई ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर को फॉलो करना चाहिए इन ऑर्डर टू रिलाई ऑन द सिस्टम बेस्ड इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाएंगे, विच इज़ नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जो कि ऑडिटर के लिए रेलिवेंट है इन ऑर्डर टू एक्सेस द रिस्क। Okay, so let us see what is there in this characteristics of manual and automated elements. तो देखो, एक एंटिटी का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है ना, वो मैनुअल एलिमेंट्स और ऑटोमेटेड एलिमेंट्स, ये दोनों का मिक्सचर होता है, राइट। सो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इन दोनों के, वो ऑडिटर को रिस्क असेस करने में हेल्प करता है, राइट। ये दोनों एलिमेंट्स मैनुअल और ऑटोमेटेड जो होते हैं वो ऑडिटर के लिए रिस्क असेस करने को हेल्प करता है, और क्या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं वो ऑडिटर को समझ में आता है, ठीक है। और इन दोनों का यूज़, यानी मैनुअल और ऑटोमेटेड एलिमेंट्स का यूज़ जो होता है आर also affects the manner in which transactions are initiated, recorded and reported। तो किस तरीके से जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, इनिशिएट किए जाते हैं और रिपोर्ट किए जाते हैं, तो ये भी अफेक्ट होता है किससे, मैनुअल और ऑटोमेटेड एलिमेंट्स से, ठीक है। सो देखो, मैनुअल सिस्टम में क्या क्या कंट्रोल्स इंक्लूड होते हैं कि जैसे अप्रूवल्स हो गया, ट्रांजैक्शन का रिव्यू हो गया, रिकन्सिलिएशन हो गया, फॉलोअप हो गया, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली एन एंटिटी क्या कर सकता है, एंटिटी ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स भी यूज़ कर सकते हैं टू इनिशिएट, टू रिकॉर्ड, प्रोसेस एंड रिपोर्ट, ओके, इन विच केस रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट रिप्लेस पेपर डॉक्यूमेंट्स। सो मैनुअल सिस्टम में पेपर डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटेड केस में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट यूज होता है, राइट। सो दिस इज दैट। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, राइट, ऑटोमेटेड और मैनुअल कंट्रोल्स का, करेक्ट है। फर्दर मैनुअल कंट्रोल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाहर हो सकता है, यानी इट मे बी पॉसिबल कि मैनुअल कंट्रोल्स में भी नॉट डिपेंडेंट ऑन इन्फोटेक, राइट, एंड मे यूज इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय आईटी, यानी इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर रहा है वो हो सकता है कि मैनुअल कंट्रोल्स उसको यूज़ ना करे, वो टोटली अलग करे, है ना, और मे बी लिमिटेड टू मॉनिटरिंग द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ आईटी एंड ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल्स एंड टू हैंडलिंग एक्सेप्शंस। यानी इन शॉर्ट ये कह रहा है कि मैनुअल कंट्रोल्स जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से नॉट डिपेंडेंट हो सकते हैं। अभी इन्होंने डिफरेंशिएट दिया है कि मैनुअल एलिमेंट्स वर्सेस ऑटोमेटेड एलिमेंट्स। तो देखते हैं क्या है। देखो, मैनुअल एलिमेंट्स इन इंटरनल कंट्रोल में बी मोर सूटेबल वेयर जजमेंट एंड डिसीजन आर रिक्वायर्ड। तो जहाँ पे जजमेंट की ज़रूरत है एक प्रोफेशनल की, जहाँ पे जजमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पे मैनुअल एलिमेंट्स को ज़्यादा करके यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। सच एज फॉर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस, अभी ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस है जहाँ पे मैनुअल एलिमेंट्स आर मोर सूटेबल देन ऑटोमेटेड एलिमेंट्स। लार्ज अनयूजुअल नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल किसी लिटिगेशन का ट्रांजैक्शन है, तो बार बार तो लिटिगेशन नहीं होता है ना, एक ही बार, सपोज एक बार हुआ है, रेयरली होता है, तो ये अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है, बिजनेस से रिलेटेड इतना नहीं है, नॉन रिकरिंग है, तो इसके लिए आप मैनुअल एलिमेंट्स यूज़ कर लो। फिर circumstances where errors are difficult to define, anticipate और predict, जहाँ पे error difficult है ना, किस टाइप का एरर है, क्या है, प्रिडिक्ट करना डिफ़िकल्ट है। इन चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस दैट रिक्वायर कंट्रोल रिस्पॉन्स आउटसाइड द स्कोप एंड एग्जिस्टिंग, यानी ऑटोमेटेड कंट्रोल के स्कोप के बाहर का कोई काम है, ठीक है। इन मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, अभी ऑटोमेटेड कंट्रोल्स को आप मॉनिटर करने के लिए मैनुअल एलिमेंट्स लगाओ, ठीक है, आप ऑटोमेटेड ही नहीं लगाओगे, करेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें एक बार रीड कर लो, रीड इट वंस।
ऑलराइट, मूव ऑन। अभी मैनुअल एलिमेंट्स जो होते हैं ना इंटरनल कंट्रोल में, वो लेस रिलायबल होते हैं ऑटोमेटेड कंट्रोल से। ओके, बिकॉज क्या है वो देखना, वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है कि क्यों ऐसा है, कि क्यों automated elements are more reliable than manual elements, या फिर why manual elements are less reliable than automated। क्योंकि जो मैनुअल एलिमेंट्स है वो आसानी से इग्नोर किए जा सकते हैं, ओवरराइड किए जा सकते हैं। ओके, ऑल्सो दे आर मोर प्रोन टू सिंपल एरर्स एंड मिस्टेक्स। ठीक है, कंसिस्टेंसी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ मैनुअल कंट्रोल एलिमेंट कैन नॉट देयरफॉर बी अज्यूम। तो मैनुअल कंट्रोल्स जो है वो कितने हद तक के कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंटली अप्लाई किए जा रहे हैं, वो हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एज्यूम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे मैनुअल कंट्रोल एलिमेंट्स ये कम सूटेबल है। कौन से? जहाँ पे हाई वॉल्यूम या फिर रिकरिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, जहाँ पे एरर्स जो है, errors in situations where errors that can be anticipated, predicted, can be prevented, corrected, controls that are automated। तो ऐसे हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन या फिर रिकरिंग ट्रांजैक्शन जहाँ पे ऑटोमेशन ज़रूरी है, वहाँ पे मैनुअल एलिमेंट कंट्रोल का ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटेड एलिमेंट जो है दैट कैन प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट सच काइंड ऑफ एरर्स इन सच हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट इज कंट्रोल एक्टिविटीज़, जहाँ पे स्पेसिफिक वेज टू परफॉर्म द कंट्रोल कैन बी एडिक्वेटली डिजाइन एंड ऑटोमेटेड। जहाँ पे जो कंट्रोल एक्टिविटीज़ अच्छे से डिज़ाइन और ऑटोमेट कर सकते हैं, वहाँ पे वो पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में मैनुअल एलिमेंट कम सूटेबल है। ठीक है, अभी जो इंटरनल कंट्रोल का रिस्क है वो उसका नेचर और एक्सटेंट जो है वो डिपेंड करता है एंटिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम पे। गॉट इट? एंटिटी रिस्पॉन्ड्स टू द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी और फ्रॉम यूज ऑफ मैनुअल एलिमेंट्स बाय इस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव कंट्रोल्स इन लाइट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो कंपनी जो है वो रिस्क जो आ रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यूज से, वो क्या कर रहे हैं एंटिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम को इफेक्टिव कंट्रोल लगा के वो रिस्क को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ऑलराइट, अभी नेक्स्ट टॉपिक, ऑडिट अप्रोच ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में। ऑडिट का कैसा अप्रोच होना चाहिए एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में? तो पहले हम रिस्क असेस करेंगे, फिर हम उस रिस्क को समझेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर हम टेस्ट करेंगे ऑपरेटिव इफेक्टिवनेस की, जो कंट्रोलिंग सिस्टम लगाया है उसका इफेक्टिवनेस कितना है, फिर हम रिपोर्ट करेंगे कि क्या कोई डेफिशिएंसी है या नहीं। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। जब हम रिस्क को असेस करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम इम्पॉर्टेंट यानी सिग्निफिकेंट अकाउंट्स और डिस्क्लोजर को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कंसिडरेशंस करते हैं, राइट। फिर हम रेलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस क्या क्या है वो देखते हैं। फिर आइडेंटिफाई लाइकली सोर्स ऑफ मिसस्टेटमेंट, कहाँ कहाँ मिसस्टेटमेंट हो सकता है। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम से क्या रिस्क अराइज हो सकता है, दैट वी सी। नेक्स्ट फिर हम समझते हैं, है ना, अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट। देन व्हाट वी डू, वी डॉक्यूमेंट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस। जैसे फ्लो चार्ट और नरेटिव्स यूज़ करके हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं कि हमने ये बिजनेस प्रोसेस कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा चलता है, वो हम डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। फिर हम RCM बनाते हैं, यानी रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिक्स बनाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसके डिज़ाइन को समझते हैं, एंड टू एंड प्रोसेस लेके, कि स्टार्टिंग टू एंड जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें कहाँ कहाँ कंट्रोल लगाए, कैसे लगाए, वो सब देख के। फिर प्रोसेस वाइड कंसिडरेशन फॉर एंटिटी लेवल कंट्रोल सेग्रीगेशन, यानी ड्यूटीज़ का कैसा सेग्रीगेशन हुआ है, एंटिटी ने क्या क्या कंट्रोलिंग सिस्टम लगाए हैं, वो सब। फिर जनरल IT कंट्रोल्स और एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या क्या लगाए हैं वो देखना है। अब जब हम लोग टेस्ट करेंगे
एंटिटी का ऑपरेटिंग, है ना, एंटिटी के कंट्रोल्स का ऑपरेटिंग कितना इफेक्टिव है वो टेस्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल्स का नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट देखेंगे। रिलायबिलिटी, सोर्स डेटा, जहाँ से डेटा आ रहा है उसका कंप्लीटनेस देखेंगे, वो कितना रिलायबल है सोर्स, वो देखेंगे। देन जो भी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स है या एक्सेल में कोई स्प्रेडशीट बनाया है वो हम टेस्ट करेंगे। हम लोग सैम्पल टेस्टिंग करेंगे। हम लोग कॉम्पिटेंस एंड इंडिपेंडेंस क्या है स्टाफ का या फिर जो भी कंट्रोल परफॉर्म करता है वो क्या है, कैसे है, उनका कॉम्पिटेंस क्या है और उनका इंडिपेंडेंस क्या है, वो हम लोग देखेंगे। तभी पता चलेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितना इफ़ेक्टिव है। फिर हम रिपोर्ट करेंगे। हम रिपोर्टिंग में क्या करेंगे, कंट्रोल्स में अगर कोई डेफिशिएंसी है, कमतरता है, शॉर्टकमिंग्स है, वो देखेंगे। फिर कौन उन डेफिशिएंसी में भी कौन सा सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज है ना, कौन सा मटेरियल वीकनेस है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट करेगा। फिर उस पर एक्शन क्या ले सकते हैं, रेमेडिएशन ऑफ कंट्रोल वीकनेस। फिर इंटरनल कंट्रोल मेमो बनाएंगे, मैनेजमेंट लेटर बनाएंगे, उनको बताएंगे मैनेजमेंट को कि ये डेफिशिएंसीज है, एंड अकॉर्डिंगली ऑडिट के रिपोर्ट में हम लोग मेंशन करेंगे। अगर डेफिशिएंसी पे एक्शन लेते हैं वो तो ठीक है, नहीं लेते तो हमें मॉडिफाई करना पड़ता है रिपोर्ट को। ऑल राइट, सो दिस वॉज द ऑडिट अप्रोच कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में हमें क्या क्या करना चाहिए। रिस्क को असेस करो, अंडरस्टैंड करो, टेस्ट करो और रिपोर्ट करो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, डेटा एनालिटिक्स कैसे हम यूज़ कर सकते हैं ऑडिट में। ठीक है, अभी देखो आजकल क्या होता है, डिजिटल एज है ना, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा आईटी सिस्टम पे रिलाई करता है, करेक्ट है। जो भी अमाउंट ऑफ डेटा है एंड इंफॉर्मेशन दैट एग्जिस्ट इन दिस सिस्टम इज़ इनॉर्मस, मतलब बहुत सारा डेटा स्टोर होता है ना, इंफॉर्मेशन होता है। अब प्रोसेस, टूल्स, टेक्निक्स का जो कॉम्बिनेशन है, करेक्ट है, दैट आर यूज्ड, प्रोसेस, टूल्स और टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं टू टैप द वास्ट अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा को इस्तेमाल करने के लिए टू ऑब्टेन अ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, यानी रॉ डेटा होता है उसको हम प्रोसेस, टूल्स, टेक्निक्स लगा के क्या करते हैं, एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, डेटा एनालिटिक्स। वाइल इट इज़ ट्रू दैट कंपनीज कैन बेनिफिट किए जा सकता है ना, ये सच है कि कंपनी को बेनिफिट हो सकता है डेटा एनालिटिक्स से, इन टर्म्स ऑफ ज़्यादा प्रॉफिट उन्हें मिल सकता है, कस्टमर सर्विस अच्छा दे सकते हैं वो, और कम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। इवन ऑडिटर्स कैन मेक यूज़, यानी कंपनी तो यूज़ करती ही है डेटा एनालिटिक्स, उनको बेनिफिशियल तो है ही, लेकिन ऑडिटर के लिए भी बेनिफिशियल है। तो जो टूल्स या टेक्निक्स कंपनी यूज़ करता है उसके बेनिफिट के लिए खुद के, सिमिलरली ऑडिटर भी खुद के बेनिफिट के लिए इन टूल्स और टेक्निक्स को, डेटा एनालिटिक्स के टूल्स और टेक्निक्स को यूज़ कर सकता है इन ऑर्डर टू फाइंड द ऑडिट एविडेंस एंड टू ऑब्टेन गुड रिजल्ट्स। नेक्स्ट इज, अभी जो टूल्स और टेक्निक्स ऑडिटर यूज़ करते हैं डेटा एनालिटिक्स को, तो उसको हम कहेंगे कैट, यानी कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, और जो भी डेटा जैसे एक्सेल शीट्स में है, स्प्रेड शीट्स में है, तो उनको भी एनालाइज करने के लिए डेटा एनालिटिक्स यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, सो डेटा एनालिटिक्स कैन बी यूज्ड इन टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डेटा रिसाइडिंग इन इन्फोटेक सिस्टम यूजिंग स्प्रेडशीट, या फिर कुछ टूल्स यूज़ करके जैसे आइडिया एंड ACL। ठीक है, टू परफॉर्म द फॉलोइंग। तो क्या करता है ऑडिटर, व्हाट डज ऑडिटर डू, इट चेक्स द कंप्लीटनेस ऑफ डेटा बाय यूजिंग सच टूल्स, राइट। वो डेटा जो भी है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में वो कितना कंप्लीट है वो देखने के लिए। ठीक है, कंट्रोल्स को टेस्ट करने के लिए, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट सैंपल, रैंडम सैम्पलिंग करने के लिए, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है डेटा एनालिटिक्स।
रिकम्पिटेशन ऑफ बैलेंसेस, बैलेंस को फिर से कंप्यूट करना, रीपरफॉर्म करना फिर से, जर्नल एंट्री को एनालाइज करना, फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करना और इवेल्युएटिंग इम्पैक्ट ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसी। अब देखो डिजिटल ऑडिट के बारे में वी आर गोइंग टू सी, राइट। सो देखो डिजिटल ऑडिट में क्या है कि आजकल क्योंकि ज़माना बदल रहा है तो कंपनीज भी डिजिटलाइजेशन के पास में जा रहे हैं। तो जैसे नई टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं, है ना, दे आर हेल्पिंग कंपनीज टू रिवैम्प देयर ऑपरेशंस, उनके ऑपरेशंस आसान करने के लिए, रीथिंक करने के लिए द वे बिजनेस इज कंडक्टेड, उसके लिए डिजिटाइजेशन आया है, राइट। कंपनीज क्या कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चर कर ले रहे हैं उनके बिजनेस मॉडल्स को डिजिटाइजेशन के हिसाब से, राइट। ऑटोमेशन इज की टू डिजिटाइजेशन इन सच बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी देखो यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इज बीइंग मेड बाय ऑडिटर्स राइट फ्रॉम प्लानिंग टू एक्सप्रेशन ऑफ फाइनल ओपिनियन। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ ऑडिटर्स भी कर रहे हैं राइट फ्रॉम प्लानिंग टू द फाइनल रिपोर्टिंग, जो ओपिनियन देने का फेज़ होता है वहाँ तक के क्या हो रहा है, ऑडिटर भी डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है ना। ऑडिटर एआई की मदद ले रहा है, डेटा एनालिटिक्स, दूसरे जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है ना, उन सब चीज़ों को यूज़ कर रहा है ऑडिटर। बाय यूजिंग सच टूल्स ऑडिटर कैन कंडक्ट ऑडिट इन अ बेटर वे, तो अच्छे से वो ऑडिट कर सकता है। डिवोट मोर अटेंशन टू एरियाज रिक्वायरिंग ग्रेटर फोकस, जहाँ पे ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है ऑडिटर वहाँ ध्यान दे पा रहा है बिकॉज ऑफ सच टूल्स, राइट। डिजिटल ऑडिट इज हेल्पिंग ऑडिटर्स टू बेटर आइडेंटिफाई रिस्क मेकिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। गॉट इट। आगे क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स यानी लॉ के हिसाब से इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, ठीक है। अभी आप पूछोगे कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स यानी IFC क्या है। सो IFC इज नथिंग बट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स पुट इन प्लेस बाय कंपनीज फॉर इंश्योरिंग, यानी क्या है IFC। अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज IFC, सो इट इज़ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड इट रेफर्स टू क्या है, ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है। ओके, IFCs पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स किसके बारे में, क्यों बनाए ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, क्यों बनाए हैं ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, क्यों इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बनाए गए हैं। तो ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिलायबिलिटी रहे, है ना, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑपरेशंस का इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, ठीक है, जो भी ऑपरेशंस हो रहे बिजनेस में वो इफेक्टिव और इफिशिएंट हो, उस वजह से IFC आया है। हाँ, कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस, लॉज को कंप्लाई कर रहा है या नहीं एंटिटी, एसेट को सेफगार्ड करना, फ्रॉड से प्रिवेंशन और डिटेक्शन करना, तो इन सब चीज़ों के लिए IFC आया है। रीड दिस वंस, एक बार आप रीड करो ये खुद कि IFC क्या इंश्योर करता है, पॉलिसी प्रोसीजर्स किस लिए बनाए जाते हैं, इन सब चीज़ों के लिए। रीड दिस वंस। गॉट इट, इतना कुछ हार्ड नहीं है। कंपनीज एक्ट ने क्या किया है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और रिपोर्टिंग जो है इंटरनल कंट्रोल के, उस पर ज़्यादा फोकस दिया है, ठीक है। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इज यूज्ड एट सम प्लेसेस इन कंपनीज एक्ट कास्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अंडर। तो कंपनीज एक्ट ने अभी क्या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई है वो देखते हैं। जैसे रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, तो सेक्शन 134(5)(e) है, उसमें उन्होंने लिस्टेड कंपनीज के बारे में बताया है कि जो डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट बनता है एक, ठीक है। तो वो उसमें डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में ये स्टेट होना चाहिए कि डायरेक्टर्स ने IFC को फॉलो किया है, ठीक है। डायरेक्टर्स ने, कंपनी का जो डायरेक्टर है उसने IFC फॉलो किया है, और ये IFC जो है यानी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ये एडिक्वेट है एंड ये इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज इन केस ऑफ द लिस्टेड कंपनीज। ये है सेक्शन 134(5)(e). अभी सेक्शन 143
3I ऑफ द एक्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट में क्या मेंशन किया है कि ऑडिटर का जो रिपोर्ट है उसमें ये स्टेट होना चाहिए कि क्या एडिक्वेट IFC लगाए है कंपनी ने, है ना, और उसके इफेक्टिवनेस के बारे में भी, ठीक है। दिस रिक्वायरमेंट शेल नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी विच, अभी प्राइवेट कंपनी को अप्लाई नहीं होगा जो प्राइवेट कंपनी 1% कंपनी है, या तो स्मॉल कंपनी है, या तो जिसका टर्नओवर इज लेस देन 50 करोड़ एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जिसका एग्रीगेट बोरोइंग्स बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या एनी कॉरपोरेट बॉडी से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर 25 करोड़ से कम है, ठीक है। आगे सेक्शन 177(4)(7) ऑफ द एक्ट, ये क्या बता रहा है कि हर ऑडिट कमेटी को इन राइटिंग बाय द बोर्ड इंक्लूड इवैल्यूएशन ऑफ IFC, तो IFC को आपको राइटिंग में करना पड़ेगा। देखो, एवरी ऑडिट कमेटी शेल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ रेफरेंस स्पेसिफाइड इन राइटिंग बाय द बोर्ड, तो हर एक ऑडिट कमेटी को जिस तरह से बोर्ड ने लिखा है उसी तरह से काम करना होगा, और उसमें इंक्लूड क्या होता है, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स, तो ये दोनों चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है। सेक्शन 149(8) ऑफ द एक्ट, उसमें क्या दिया है कि कंपनी और जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है उनको शेड्यूल 4 फॉलो करना चाहिए, जिसमें क्या दिया है, कोड दिया है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का कोड दिया है, ठीक है। अभी उस कोड में क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रूल्स है, फंक्शंस है ना, इंक्लूड दैट दे शैल सेटिस्फाई देमसेल्व्स ऑन द इंटीग्रिटी, कि जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो इंटीग्रिटी से उन्होंने प्रेजेंट किया है, एंड दैट फाइनेंशियल कंट्रोल और जो भी सिस्टम्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है वो रोबस्ट है और डिफेंसिबल है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है सेक्शन 149(8) में। तो देखो, ये सारे सेक्शंस है, सामने उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि क्या सेक्शन में क्या है, ठीक है। तो आप ये एक बार रीड करोगे, ठीक है। इजी है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें, सिर्फ कुछ कुछ वर्डिंग्स है जैसे रोबस्ट, डिफेंसिबल, ये आपको लिख के आना है, शेड्यूल 4 ये सब आपको लिख के आना है। अभी जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, जो मैनेजमेंट होता है, उनका बेसिक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि जो इंटरनल कंट्रोल्स है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको मेंटेन करना, है ना। और ऑडिटर्स से क्या एक्सपेक्टेशन होता है कि वो इवैल्यूएट, वैलिडेट, रिपोर्ट करेंगे कि किस तरह से इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल डिज़ाइन हुआ है और किस तरह से वो ऑपरेट होता है, क्या ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है या नहीं, ठीक है। अभी आगे के टॉपिक पे बढ़ जाते हैं। डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क को लिख के लेना, डॉक्यूमेंट करना। तो ऑडिटर को क्या क्या डॉक्यूमेंट करना चाहिए इन दैट केस। सो देखो, जो भी एंगेजमेंट टीम है, जो ऑडिट कर रहे हैं साथ में, उनके बीच में, और जो एंड द सिग्निफिकेंट डिसीजंस रीच्ड, सो द डिस्कशन अमॉन्ग द एंगेजमेंट टीम एंड द सिग्निफिकेंट डिसीजंस रीच्ड, ठीक है। जो भी डिसीजन बनाया है ज़रूरी, और जो भी एंगेजमेंट टीम के बीच में डिस्कशन हुआ वो लिख के वो डॉक्यूमेंट करना चाहिए ऑडिटर ने। अभी हर एक चीज़ जो एंटिटी के बारे में समझी है ऑडिटर ने, उसके एनवायरनमेंट के बारे में समझी है, इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट्स के बारे में समझी है, सोर्सेस कहाँ से आ रहा है, इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या क्या परफॉर्म करे हैं ऑडिटर ने, ये सारे उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। ये इन सब के की एलिमेंट्स ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करने चाहिए। जो भी रिस्क है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, जो ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया है, एसेस किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस असर्शन लेवल पे वो डॉक्यूमेंट करना चाहिए। रिस्क जो आइडेंटिफाई किए हैं, कंट्रोल्स जो उससे रिलेटेड है, वो उसको डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। एक बार रीड करो, ये रीड दिस वंस। What are these? These are nothing but the risk that the auditor is supposed to document. रिस्क जो ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करने चाहिए। तो ये चारों रिस्क रीड करो, रीड इट वंस।
ऑलराइट, आर यू एबल टू रिकॉल? यस, डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, एसेस एंड रिपोर्ट ऑडिट फाइंडिंग्स, जो भी ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं, ऑडिट फाइंडिंग्स यानी क्या, ऑडिट एविडेंसेस जो भी मिले हैं आफ्टर पुटिंग द प्रोसीजर्स, उसको एसेस करना और उसको रिपोर्ट करना। तो ये ऑडिट के कंक्लूजन पे होता है, करेक्ट है ना? ऐसा हो सकता है कि देयर आर सर्टेन फाइंडिंग्स, ओके, दैट नीड टू बी असेस्ड एंड रिपोर्टेड टू रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट। यानी फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि कोई इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी है तो मैनेजमेंट को बतानी ज़रूरी है, तो दैट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल। अभी कुछ कुछ पॉइंट्स जो कंसिडर करने चाहिए इस केस में, कि जैसे कोई वीकनेस है क्या, है ना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंट्रोल्स में कोई वीकनेस अगर होगा तो वो हमें TCWG और मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा। इम्पैक्ट क्या है इन वीकनेसेस का, है ना, इन डेफिशिएंसीज का इम्पैक्ट क्या है, रिपोर्ट करने चाहिए डेफिशिएंसीज टू मैनेजमेंट, और राइटिंग में कम्युनिकेट करना चाहिए ये डेफिशिएंसीज TCWG को, ठीक है। तो दीज आर द सर्टन पॉइंट्स जो कंसिडर करना चाहिए जब आप रिपोर्टिंग पे जाते हो। डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं करना है, आपको पहले वीकनेस बताना है मैनेजमेंट को कि देखो आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में वीकनेस या डेफिशिएंसी है, आपको राइटिंग में कम्युनिकेट करना होगा TCWG को, ओके। तो ऑडिटर को उस हिसाब से नीड्स टू असेस सच फाइंडिंग्स एंड इवेल्युएट इफ़ द एक्सेप्शन रिजल्ट्स इन अ डेफिशिएंसी। तो क्या ये जो भी डेफिशिएंसी है, कि मतलब जो भी एक्सेप्शन आ रहा है, यानी ऐसा लग रहा है ऑडिटर को कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहा है, तो क्या वो पर्टिकुलर मैटर इज अ डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल, तो वो ऑडिटर को देखना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि अगर डेफिशिएंसी है इंटरनल कंट्रोल में, आपने एसेस किया उस शॉर्टकमिंग को और वो डेफिशिएंसी है इंटरनल कंट्रोल की, ठीक है, तो डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट इफ अ कंट्रोल इज डिजाइन, इम्प्लीमेंटेड, ऑपरेटेड इन सच अ वे दैट इट इज़ नॉट एबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट। तो अगर डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल यानी क्या, कि वो जो भी इंटरनल कंट्रोल लगाया है ना, इट इज़ नॉट एबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट द मिसस्टेटमेंट, तो उसको हम बोलेंगे डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल। गॉट इट, ओके। Evaluation and assessment of audit findings and control deficiencies involves professional judgment। तो इसमें प्रोफेशनल जजमेंट आता है ऑडिटर का, सॉरी, तो इसमें ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट आता है कि जब वो ऑडिट फाइंडिंग्स को इवेल्युएट कर रहा है या फिर वो कंट्रोल डेफिशिएंसी को इवेल्युएट कर रहा है, ओके। हर एक रिजल्ट जो भी मिलता है उसको इंडिविजुअली देखना चाहिए और एग्रीगेट करके भी देखना चाहिए। नेक्स्ट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। अभी ये हमारा लास्ट टॉपिक है ऑफ दिस चैप्टर एंड द चैप्टर कंप्लीट्स। बिफोर मूविंग ऑन, मैं आपको कुछ ग्राफ से पहले समझाना चाहूँगी। सो कम टू द पेज नंबर 3.72। सो देखो, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क यानी क्या, कि जो भी रिस्क आइडेंटिफाई हुए हैं ना, तो ऑडिटर उसको क्या रिस्पॉन्ड करता है, उसको क्या क्या करना चाहिए ऑडिटर को आफ्टर नोइंग सच रिस्क, ठीक है। एक तो उसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाएगा, कि जो भी कंट्रोलिंग सिस्टम है इंटरनल कंट्रोल उसको टेस्ट करेंगे, है ना, प्रोसीजर्स लगाएंगे, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स लगाएंगे, है ना, in order to find the audit evidence regarding the risk। फिर वो प्रोसीजर्स, जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स है ना, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, दो चीज़ें हैं, एक है टेस्ट ऑफ डिटेल्स, एक है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अभी एनालिटिकल प्रोसीजर्स की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ नथिंग बट ट्रेंड एनालिसिस हो गया, है ना, पास्ट ईयर्स के जो भी मे बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको आप देख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, एक ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हो, सो या फिर आप कंपेयर कर रहे हो, सो दैट इज़ नथिंग बट एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे डिटेल में। और एक क्या था सब्सटेंटिव प्रोसीजर, कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स लगा दो। टेस्ट ऑफ डिटेल्स यानी क्या, बहुत सिंपल है, वाउचिंग वेरिफिकेशन। वाउचिंग यानी कि आप ट्रांजैक्शन को देख रहे हो, वेरिफिकेशन यानी आप बैलेंस को देख रहे हो, कि जो भी लेजर है उसके बैलेंसेस को देख रहे हो। सो ये दो चीज़ें आती है ना, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में दो चीज़ें हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में और दो चीज़ें आती है, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, ओके। दिस इज़ नथिंग बट
कि ऑडिटर क्या रिस्पॉन्ड करेगा जो भी रिस्क उसको आइडेंटिफाई हुए हैं, राइट। अभी इसमें ना एक स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, स्पेशली SA 330, जो कि ऑडिटर के रिस्पॉन्सेस के बारे में बात करता है, ठीक है, जो डील करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, ठीक है, टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट द रिस्पॉन्स टू सच रिस्क, ओके। सो और ये SA 315 भी है जो इससे डील करता है कि आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, ठीक है। तो ये दो पर्टिकुलर ऐसे आपको यहाँ पे कोट करने हैं व्हेन एवर इट इज़ अबाउट द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू असेस रिस्क। अभी ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का, उन्होंने यहाँ पे दिया है कि सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना और उसके बेसिस पे ओपिनियन देना, करेक्ट है। तो 330 जो है SA यानी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, वो क्या बात करता है कि ऑडिटर को, है ना, डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करना चाहिए उसका ओवरऑल रिस्पॉन्स, जो भी रिस्क उसने आइडेंटिफाई किए मटेरियल मिसस्टेटमेंट के, तो उसको कैसे रिस्पॉन्स करेगा, तो उस चीज़ को ऑडिटर को डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करना चाहिए, किसको, रिस्पॉन्स को। दूसरा क्या है, अभी आगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या लगाना है, वो ऑडिटर को डिज़ाइन और परफॉर्म करना चाहिए कि मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या लगाऊंगा, उसका नेचर टाइमिंग एक्सटेंड क्या होगा, है ना, एंड आर रिस्पॉन्सिव टू द असेस्ड रिस्क। तो ये दोनों चीज़ें करनी चाहिए। अभी जब ऑडिटर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स यानी क्या, कि ऑडिटर ने ऑलरेडी प्रोसीजर्स लगाए हैं, ओके, फिर भी रिस्क है, तो हम क्या करेंगे, फर्दर और ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है, उस वजह से ऑडिटर और प्रोसीजर्स लगाना चाहता है, तो दैट इज़ नथिंग बट फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। सो ऑडिटर को क्या करना चाहिए कि रीज़न देखना चाहिए कि जो रिस्क है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, उसको एसेस करने का रीज़न देखना चाहिए, ओके, इंक्लूडिंग कि वो जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उसका कितना चांसेस है अकर होने का, ठीक है, उसका कितना चांसेस है अकर होने का। दूसरा क्या है कि वेदर द रिस्क असेसमेंट टेक्स इनटू अकाउंट द रेलिवेंट कंट्रोल्स, तो क्या कंट्रोल रिस्क भी रिस्क असेसमेंट के प्रोसीजर में इन्वॉल्व हुआ था। तो one is about the inherent risk and the other point is about the control risk, okay, requiring the auditor to obtain evidence about the controls, कि controls कैसे लगाए गए। तो दो चीज़ें हैं, जब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करेगा ऑडिटर तो देखेगा कि इनहेरेंट रिस्क यानी जो अनअवॉइडेबल रिस्क है वो कितना है, उसका नेचर टाइमिंग एक्सटेंड क्या है, और जो कंट्रोल रिस्क है वो कितना है, राइट। ऑब्टेन मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस द हायर द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा ऑडिटर। ऑडिटर को क्या करना चाहिए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, की कंट्रोल्स को टेस्ट करने के लिए डिज़ाइन और परफॉर्म करना चाहिए, है ना, ताकि उसको एविडेंस मिले कि जो कंट्रोलिंग सिस्टम लगाया है एंटिटी ने, क्या वो इफेक्टिव है या नहीं, क्या वो ऑपरेशन में है या नहीं। ऑडिटर जब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को असेस करता है असर्शन लेवल पे, तो उसमें क्या इंक्लूड होता है, एक्सपेक्टेशन दैट द कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, कि कंट्रोल्स जो है वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं, ये एक एक्सपेक्टेशन होता है। द ऑडिटर इंटेंड्स टू ऑडिटर रिलाई करता है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स पे, है ना, जब वो सब्सटैंटिव प्रोसीजर का नेचर टाइमिंग एक्सटेंड डिसाइड करता है तब वो कंट्रोलिंग सिस्टम पे, कंपनी के कंट्रोलिंग सिस्टम पे रिलाई करता है, ठीक है। Substantive procedures alone cannot provide sufficient appropriate audit evidence at the assertion level. तो सिर्फ आप substantive procedure लगा के नहीं audit evidence प्राप्त कर सकते हो। तो जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को डिज़ाइन करेगा ऑडिटर shall obtain ज़्यादा persuasive audit evidence the greater the reliance the auditor places on the effectiveness of a control. A higher level of assurance may be sought about the operating effectiveness of controls, जहाँ पे when the approach adopted consists primarily of test of controls, in particular it is not practical to obtain sufficient appropriate audit evidence, जहाँ पे substantive procedure लगा के sufficient audit evidence नहीं मिल सकता है, तभी क्या करना चाहिए, एक हायर लेवल ऑफ अश्योरेंस ऑब्टेन करना चाहिए अबाउट
इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स, यानी कंट्रोल्स बराबर है या नहीं, ऑपरेशन में है या नहीं, वो देखना चाहिए जहाँ पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर सफिशिएंट नहीं है। ओके, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। अभी जब ऑडिटर डिज़ाइन करेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स तो उसका नेचर एक्सटेंट क्या होना चाहिए, तो देखो, परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर्स इन कॉम्बिनेशन विथ इंक्वायरी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिटर का एक ऑडिटर क्या कर सकता है, ऑडिटर इंक्वायरी के साथ में और दूसरे ऑडिट प्रोसीजर्स लगा सकता है, जैसे कि कंट्रोल्स वर अप्लाइड एट रेलेवेंट टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड अंडर ऑडिट। यानी किन सारी चीज़ों पे ऑडिटर क्या कर सकता है, प्रोसीजर्स लगा सकता है टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स, कि कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं। तो ऑडिटर क्या करेगा कि कंट्रोल्स रेलेवेंट टाइम पे अप्लाई हुए थे या नहीं वो देखेंगे, क्या ये कंट्रोल्स कंसिस्टेंटली अप्लाई हुए थे, किसने अप्लाई किए थे, कब अप्लाई किए थे, उसका मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स में वही है। आगे अभी हमें ये देखना है कि क्या जो कंट्रोल्स लगाए हैं क्या वो किसी और कंट्रोल्स पर डिपेंडेंट है, यानी आर दोज इनडायरेक्ट कंट्रोल्स, और अगर वैसा है तो वो दूसरे जो कंट्रोल्स है उनके बारे में भी ऑडिट एविडेंस लेना चाहिए, है ना, सपोर्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ दोज इनडायरेक्ट कंट्रोल्स। ये बहुत बार रिपीट होता है कि इंक्वायरी अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट, दूसरे ऑडिट प्रोसीजर भी लगाना चाहिए इन कॉम्बिनेशन विद इंक्वायरी, जैसे इंस्पेक्शन हो गया, रीपरफॉर्मेंस हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, वही दिया है। नेचर ऑफ द पर्टिकुलर कंट्रोल इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ प्रोसीजर। अभी जिस टाइप का कंट्रोल है उस टाइप के प्रोसीजर्स लगेंगे, सिंपल सा चीज़ है ना। जैसे कि इफ़ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस इज एविडेंस बाय डॉक्यूमेंटेशन, यानी कंट्रोल चल रहा है नहीं चल रहा है वो डॉक्यूमेंटेशन से समझ में आ रहा है, सो द ऑडिटर मे डिसाइड टू इंस्पेक्ट इट। तो वो डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकता है ऑडिटर कि क्या डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं है। सॉरी, व्हेन मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस इज नीडेड, यानी कि जब ज़्यादा एक्सटेंट वाला ज़्यादा ऑडिट एविडेंस चाहिए होता है, इट मे बी अप्रोप्रिएट टू इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ, तो ऑब्वियसली अब ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग लगाओगे ना, ज़्यादा टेस्टिंग लगाओगे जहाँ पे ज़्यादा ऑडिट एविडेंस की ज़रूरत है। और ज़्यादा ऑडिट एविडेंस की ज़रूरत कब पड़ सकती है, जब ज़्यादा रिस्क हो, है ना। मैटर्स द ऑडिटर में कंसिडर इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ टेस्ट। अभी कितना हद तक के टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाना है, तो मैटर्स जो ऑडिटर को कंसिडर करना चाहिए जब वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल का एक्सटेंट डिसाइड कर रहा है। तो दिस कैन कम फॉर एग्जाम, सो देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल। अभी मतलब कितने बार वो एंटिटी उस पर्टिकुलर कंट्रोल को परफॉर्म करता है, ठीक है। लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड द ऑडिटर इज रिलाइंग ऑन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, मतलब कितने टाइम के लिए ऑडिटर रिलाई कर सकता है उस पर्टिकुलर कंट्रोलिंग सिस्टम पे, 1 साल 2 साल कितने साल। द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, कि कितना कंट्रोलिंग सिस्टम किस हिसाब से लगाया है और किस हिसाब से एक्चुअल में वर्क कर रहा है, तो उसमें कितना फ़र्क है एक्चुअल में और बताया जो है उसमें कितना फ़र्क है। Then the relevance and reliability of the audit evidence to be obtained regarding the operative, अभी कितना रिलाई कर सकते हैं हम ऑडिट एविडेंस पे, वो द एक्सटेंट टू विच ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेस्ट ऑफ अदर कंट्रोल्स रिलेटेड टू द असेशन। तो दूसरे कंट्रोल से कितना हमें ऑडिट एविडेंस मिल पा रहा है करंट कंट्रोलिंग सिस्टम के हिसाब, करंट कंट्रोल के लिए, ठीक है। द एक्सटेंट टू विच ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेस्ट ऑफ अदर कंट्रोल्स रिलेटेड टू सच असर्शन। ओके, नाउ आप एक बार रीड करो सो दैट आपको रिकॉल हो रहा है या नहीं वो चेक करो। ओके, क्वेश्चन भी साथ में पढ़ो। All right, let's move on to the next topic, timing of test of controls। अभी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का टाइमिंग यानी क्या, ऑडिटर क्या करेगा, एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए कंट्रोल सिस्टम को टेस्ट करेगा। यानी अभी जैसे प्रीवियस ईयर का ऑडिट करना है तो उसी प्रीवियस ईयर का वो क्या करेगा, कंट्रोलिंग सिस्टम टेस्ट करेगा, राइट। तो
ऑडिट एविडेंस पर्टेनिंग ओनली एट द पॉइंट इन टाइम मे बी सफिशिएंट फॉर द ऑडिट पर्पस। तो ठीक है, जितने समय के लिए यानी प्रीवियस ईयर का हम ऑडिट करें तो उतने समय का हम लोग कंट्रोलिंग सिस्टम देखेंगे तो दैट इज सफिशिएंट फॉर द ऑडिटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन टेस्टिंग कंट्रोल्स ओवर द एंटिटीज फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग एट द पीरियड एंड। ठीक है, इफ ऑन अदर हैंड द ऑडिटर इंटेंड्स टू रिलाई ऑन कंट्रोल ओवर अ पीरियड, टेस्ट आर केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग ऑडिट एविडेंस दैट द कंट्रोल ऑपरेटिव इफेक्टिवली इन द मीटर। सच टेस्ट में इंक्लूड टेस्ट ऑफ एंटिटीज मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है, इन्होंने इतना ही बोला, अगर फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग हो रहा है तो हम पीरियड एंड तक का ही देखेंगे, जिस पीरियड एंड का हम ऑडिट कर रहे हैं, राइट है। अभी करंट पीरियड का इन्वेंट्री काउंटिंग से हमें क्या मतलब है? हमें कोई मतलब नहीं, बिकॉज हमें रिपोर्टिंग किसका करना है? हमें प्रीवियस ईयर का रिपोर्टिंग करना है फिलहाल। ठीक है, यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट्स। अभी जो भी पिछले ऑडिट में यानी प्रीवियस ईयर के पहले वाले जो भी ऑडिट हुआ था उसमें जो भी ऑडिट एविडेंस मिला था, तो क्या हम उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना? कि तो देखो, इन डिटरमाइनिंग कि क्या हम उसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, in determining whether it is appropriate to use such audit evidence about the operating effectiveness in the previous audit, and if so the length of the time period that may elapse before retesting a control, the auditor shall consider। तो ऑडिटर को क्या सारी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए जब वो प्रीवियस ऑडिट के एविडेंस को यूज़ कर रहा है। एंड दिस इज रिलेटेड टू द कंट्रोलिंग सिस्टम, ओके, अबाउट द इंटरनल कंट्रोल। तो वो देखेगा कि इंटरनल कंट्रोल के जो एलिमेंट्स हैं वो कितने इफेक्टिव है, इंक्लूडिंग कंट्रोल एनवायरनमेंट, इंक्लूडिंग कंट्रोल का मॉनिटरिंग कैसा था, है ना, एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कैसा था। तो ये सब चीज़ें, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंट्रोल इंक्लूडिंग वेदर इट इज़ मैनुअल और ऑटोमेटेड। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्या कि क्या वो कंट्रोल मैनुअल है या ऑटोमेटेड है। तो मैनुअल या ऑटोमेशन वाले रिस्क क्या क्या थे वो देखना। फिर जनरल आईटी कंट्रोल कितना इफेक्टिव था वो देखना। देन इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, उसके एप्लीकेशन जैसे कि कितना डेविएशन है एक्चुअल और एक्सपेक्टेड में। तो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द कंट्रोल, ठीक है, जो प्रीवियस ऑडिट में नोट किए गए थे। वेदर देयर हैव बीन पर्सनल चेंजेस, पर्सनल यानी किसी एम्प्लॉय की, मैनेजमेंट या फिर कोई भी जो भी काम कर रहे हैं कंपनी के लिए, उसमें कोई चेंज हुआ है जो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है कंट्रोलिंग सिस्टम को, एप्लीकेशन को, वो देखना है। इज देयर एनी लैक ऑफ अ चेंज इन अ पर्टिकुलर कंट्रोल पोसेस रिस्क ड्यू टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। तो क्या चेंजेस की वजह से कोई रिस्क जनरेट हो रहा है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड द एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन द कंट्रोल, ओके। अगर ऑडिटर प्लान कर रहा है कि प्रीवियस ऑडिट के एविडेंस को यूज़ करना है, सो ऑडिटर को उसका देखना चाहिए कि करंटली जो मैं ऑडिट कर रहा हूँ क्या उसमें भी वो रेलेवेंट है, क्या वो एविडेंस उसमें भी रेलेवेंट है कि, या फिर कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस हुआ है और मुझे भी अकॉर्डिंगली ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो मुझे बट ऑब्वियसली प्रीवियस ऑडिट एविडेंस यूज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर चेंजेस है तो चेंजेस नहीं है, सब सेम है, सब दिख रहा है, कंटिन्यू कर सकते हैं हम उस ऑडिट एविडेंस को, तो दैट ऑडिटर कैन डेफिनेटली कंटिन्यू सच थिंग्स, राइट। अभी नेक्स्ट, कितना इफेक्टिव है, कितना कंट्रोल ऑपरेट कर रहा है इफेक्टिवली, वो चेक करना। तो ऑडिटर को बट ऑब्वियसली इवेल्युएट करना चाहिए मिस स्टेटमेंट्स दैट मे हैव बीन डिटेक्टेड बाय सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स दैट इंडिकेट दैट कंट्रोल्स आर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। तो जो भी मिस स्टेटमेंट दिख रहे हैं ऑडिटर को प्रोसीजर लगाने के बाद कि जहाँ जहाँ पे कंट्रोलिंग सिस्टम ऑपरेट नहीं हो रहा इफेक्टिवली, वो ऑडिटर को इवेल्युएट करना चाहिए। Material misstatement detected by the auditor's procedure is a strong indicator of the existence of a deficiency, है ना। अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट हो जाता है ऑडिटर को कंट्रोलिंग सिस्टम के बारे में, तो दैट इज डेफिनेटली कि कोई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी रहेगा, ठीक है। स्पेसिफिक इंक्वायरीज बाय ऑडिटर व्हेन डेविएशंस फ्रॉम कंट्रोल्स आर डिटेक्टेड।
तो अगर कोई ऐसे समझ में आया ऑडिटर को कि कोई कंट्रोलिंग सिस्टम में डेफिशिएंसी है, कोई डेविएशन है, तो ऑडिटर को इंक्वायरी करना चाहिए, है ना। मैंने बोला था डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं करना है, पहले मैनेजमेंट TCWG को पूछना है रीज़न क्या, क्यों डेविएशन है, ठीक है। तो ये वही बोला है इन्होंने। तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, The test of controls that have been performed provide an appropriate basis for reliance on the controls. तो देखो, the auditor shall make specific inquiries to understand these matters and their potential effects and shall determine whether, तो ऑडिटर को ये डिटरमाइन करना है कि क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो परफॉर्म हुए हैं वो परफॉर्म प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट बेसिस फॉर रिलायंस ऑन द कंट्रोल, कि क्या हम कंट्रोल्स पे रिलाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऑडिट एविडेंस के लिए। एडिशनल टेस्ट करना चाहिए अगर ज़रूरत पड़ी तो। पोटेंशियल रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट नीड टू बी एड्रेस्ड, जो भी रिस्क है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऑडिटर को सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स डिज़ाइन और परफॉर्म करना चाहिए हर एक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए, हर एक अकाउंट बैलेंस के लिए और हर डिस्क्लोजर के लिए। दिस रिक्वायरमेंट रिफ्लेक्ट्स द फैक्ट, अभी ये रिक्वायरमेंट क्यों है, इससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क इज़ जजमेंटल, तो ये ऑडिटर के जजमेंट पे डिपेंड करता है। और ऐसा हो सकता है कि सारे रिस्क आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं जो मटेरियली मिसस्टेटेड है, तो कुछ कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस भी होते हैं इंटरनल कंट्रोल में, है ना। मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है, तो दैट इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन। सो दीज टू आर द थिंग्स। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स और ऑडिट प्रोसीजर्स जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट करने के लिए काम आता है। उसमें दो चीज़ें हमने देख लिया था, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अभी वही हम लोग डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज़ टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड व्हाट इज़ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। फिर हम देखेंगे नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। ऑलराइट, तो चलो देख लेते हैं कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स है क्या। जैसे हमने देखा था टेस्ट ऑफ डिटेल्स में दो चीज़ें हैं, एक है वाउचिंग, एक है वेरिफिकेशन। वाउचिंग यानी ट्रांजैक्शन को आप जब टेस्ट करते हो, वेरिफिकेशन यानी आप सिर्फ बैलेंस टेस्ट करते हो। फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया एक परचेस ट्रांजैक्शन है, वो वेरीफाई करना है, तो आप क्या करोगे, आप इनवॉइस देखोगे, गुड्स रिसीव नोट देखोगे, इनवर्ड गेट एंट्री रजिस्टर देखोगे, राइट। सच टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, इससे क्या होता है, एक ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिसिटी ऑडिटर को समझ में आती है। टेस्ट ऑफ बैलेंस यानी क्या, आप वेरीफाई करते हो, आप क्या कर रहे हो, आप एसेट को वेरीफाई कर रहे हो, आप लाइबिलिटी को वेरीफाई कर रहे हो, है ना। इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि क्या वो एसेट जो बैलेंस शीट में दिखाया है इज़ दैट इन एक्चुअल देयर, है ना, उसका एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। या फिर एंटिटी का प्लान आप देख रहे हो फॉर परफॉर्मिंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो उससे भी आपको पता चलता है। अभी सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर यानी क्या, एनालिटिकल प्रोसीजर यानी क्या, आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट कर रहे हो, आप फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा को डेटा के रिलेशनशिप देख के आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर रहे हो। यानी क्या, एनालिटिकल प्रोसीजर में इन्वेस्टिगेशन होता है एज इज़ नेसेसरी ऑफ आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशंस। अगर कुछ एक्चुअल और एक्सपेक्टेड में फ्लक्चुएशन या डेविएशन दिखता है तो हम एनालिटिकल प्रोसीजर यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला था, फॉर एग्जांपल ट्रेंड एनालिसिस, आप पहले के ट्रेंड देखते हो, अभी का देखते हो, उसको कंपेयर करते हो, है ना। इसमें फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल भी आता है। फाइनेंशियल जैसे आपने सेल्स का फिगर देख लिया, अमाउंट देख लिया, नॉन फाइनेंशियल जैसे आपने क्वांटिटी देख ली, तो ये दोनों का रिलेशनशिप होता है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा का। इन दोनों को मिला के आप एनालाइज करते हो ताकि आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में पता चले, ठीक है। दिस इज नथिंग बट एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाना। The use of widely recognized ratios can often be used। अभी एनालिटिकल प्रोसीजर्स के लिए ना रेशियोज भी यूज़ होते हैं अपार्ट फ्रॉम ट्रेंड्स एंड कंपैरिजन। तो जैसे कि प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से, जैसे कि मतलब जो भी रेशियोज है, करंट रेशियो हो गया और टर्नओवर रेशियो हो गया, जो भी रेशियोज है वो भी सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर का पार्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, टोटल रेंटल इनकम ऑन अ बिल्डिंग
डिवाइडेड इनटू अपार्टमेंट्स, तो ये भी एक एनालिटिकल प्रोसीजर का पार्ट हो गया। आप रेंटल रेट्स देख रहे हो, द नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स, अभी नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स ये फाइनेंशियल नहीं है, नॉन फाइनेंशियल है, राइट, बट यू आर सीइंग, ताकि आप मल्टीप्लाई करके समझो कि एक्चुअल अमाउंट कितना है और कंपनी ने कितना दिखाया है, वैकेंसी रेट्स कितना है, ये सब आपको परसुएसिव यानी डिटेल में एविडेंस दे सकता है और आपको फर्दर वेरिफिकेशन करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है उस केस में, ठीक है। तो जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं वो जनरली ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम के ट्रांजैक्शन को अप्लाई होते हैं, ठीक है। यही सब कुछ दिया है उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में। अभी नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर, तो कितने हद तक के हमें इन प्रोसीजर्स को लगाना चाहिए, उनका नेचर क्या है। तो देखो, सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करके ऑडिटर क्या डिटरमाइन करेगा कि मेरे को कितना सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना है कि मुझे ऑडिट एविडेंस लेने के लिए सफिशिएंट हो और मेरा जो ऑडिट रिस्क है वो कम हो जाए। फॉर एग्जांपल, जहाँ पे ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क इज सपोर्टेड बाय ऑडिट एविडेंस फ्रॉम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, तो अगर ऑडिट एविडेंस सपोर्ट है तो मुझे समझ में आता है कि मुझे एनालिटिकल प्रोसीजर कम या ज़्यादा यूज़ करना है। ओनली टेस्ट ऑफ डिटेल्स आर अप्रोप्रिएट, ठीक है। कहीं कहीं पे ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं कि जहाँ पे वाउचिंग वेरिफिकेशन ही अप्रोप्रिएट है, एनालिटिकल प्रोसीजर अप्रोप्रिएट नहीं है। अभी सपोज पहला ही साल है ना एंटिटी का ऑडिट का, तो उसमें आप ट्रेंड एनालिसिस यूज़ कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, क्योंकि पास डेटा कुछ भी नहीं है ना, इसलिए आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स ही करोगे, आप वाउचिंग वेरिफिकेशन ही करोगे। तो ये सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे क्या यूज़ करना है। जहाँ पे आपको लगता है कि मेरा ऑडिट रिस्क कम होगा अगर मैं एनालिटिकल प्रोसीजर यूज़ करूँ, तो एनालिटिकल प्रोसीजर यूज़ करो। अगर आपको जहाँ पे लगता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स यूज़ करना है, आप वो करो। आप कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हो दोनों का, ठीक है। अभी क्या दिया, बिकॉज द असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट टेक्स अकाउंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, द एक्सटेंट ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर may need to be increased when the results from test of controls are unsatisfactory। अभी देखो, अगर आप कंट्रोल्स को टेस्ट कर रहे हो और वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, कि आपको लग रहा है कि कुछ रिस्क है, तो आप क्या करोगे, आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर ज़्यादा लगाओगे, दैट्स इट। आप जब टेस्ट ऑफ डिटेल्स को डिज़ाइन कर रहे हो the extent of testing is ordinarily thought of in terms of a sample size, ठीक है। सैम्पल साइज के बेसिस पे ऑब्वियसली वाउचिंग वेरिफिकेशन अगर आप पूछोगे तो आप सारे ट्रांजैक्शन के नहीं कर पाओगे ना, आपको सैम्पल साइज डिसाइड करना होगा। लेकिन अदर मैटर्स आर ऑल्सो रेलिवेंट इंक्लूडिंग वेदर इट इज़ मोर इफेक्टिव टू यूज़ अदर सिलेक्टिव मीन्स ऑफ टेस्टिंग। तो ज़रूरी नहीं कि आप सैम्पल साइज के हिसाब से ही या फिर टेस्ट ऑफ डिटेल्स के हिसाब से ही करो, आप दूसरे भी मीन्स ऑफ टेस्टिंग यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, ऐसा ज़रूरी नहीं, फिक्स्ड नहीं है, रिजिड नहीं है उस चीज़ का। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज असिस्ट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू असिस्ट रिस्क, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्या है, एंड एक्सेट्रा। Okay, I hope you must have understood this entire chapter of risk assessment and internal control। अभी यहाँ पे ये चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ख़त्म होता है, इसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट होते हैं, जो ये वाले लेक्चर में नहीं होगा, जो सेपरेटली Q&A वाले सेशन में होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है Q&A वाले प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हो। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर। ख़त्म होता है ये चैप्टर, कंप्लीट होता है। नाउ वी विल सी in the next lecture दूसरा चैप्टर देखेंगे। okay, if you have not liked the lecture, please do give it a like, subscribe and share to your friends. Thank you so much. Bye.